नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। मैं हूँ वाहिद नसीम और हमारे साथ हैं प्रमोद पावा साहब। प्रमोद पावा साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ, जनाब, आज एक कुछ बड़ी खबर आ रही है, जरा उन पर बात करें। सर, खबर तो बड़ी ही होती हैं, नहीं तो वो खबर ही जी, क्या रही, फिर तो किस्से हो गए। दरअसल जी जी जी, देखिए नाजरीन, आप बड़ी खबर का मतलब ये होता है कि अ, जो मोमेंट दुनिया में होते हैं, बड़े मोमेंट होते हैं, हम अक्सर उनको फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जो कूटनीतिक अर्थ है वो आपको समझा सकें, और कूटनीति के सिवा जो उसके एंगल्स बनते हैं वो भी आपको समझा सकें। मुमकिन हो सके तो पावा साहब थोड़ा वॉल्यूम और कम कीजिएगा अपना, मगर फिर मैं अपनी बात तब तक पूरी करता हूँ। नाजरीन, मसला ये है कि आज हमारी सरहदों की चारों तरफ जो तनाव है उसे रिलैक्स करने की बात की जा रही है, मगर सोल्यूशन अभी निकल गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपने अपने दावे हैं, दावे होते रहते हैं। हमें देखना ये होगा कि हमारी तरफ से जो अभी ताजा अपडेट है वो ये है, जो मैं रशियन मीडिया के सूत्रों से आपको बता रहा हूँ। तो खबर ये है कि हमने रशिया, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से जो हथियार आपूर्ति की बात की थी, वो हमको जल्दी एक मतलब महीने भर के अंदर जो है उसकी डिलीवरी की सहमति हो गई है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है जिसमें अमेरिका की तरफ से माफ कीजिएगा, अपाचे है, चिन्होक बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, और आप वो फ्रांस की तरफ से जो हमको 27 जुलाई को डिलीवर होने वाले हैं राफेल, उनके बारे में आपको पता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट इनके साथ में मिसाइल्स हैं वो भी, और जो इसराइल से हमको तकनीक और जो और मिसाइल्स नए तरह के जो पिछले आए थे उससे भी डेवलप उन्नत जो है वो, उन पर भी सहमति हो गई है। और रूस के साथ भी जो हथियार आपूर्ति की बात है वो भी, उस पर भी सहमति हो गई है कि महीने भर के अंदर जो है हमको वो डिलीवरी मिल जाए। अलबत्ता बड़े चिन्होक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, राफेल, और अगर ये चिन्होक 15, 5 अपाचे और 6 राफेल, और इसके अलावा जो है बहुत सारे मिसाइल और तकनीक और रशिया की तरफ से जो आपूर्ति है वो, और एयर डिफेंस सिस्टम, वो S-400 खोल के नहीं लिखा है ये, मैं थोड़ा सा मुझे ऐतराज है उन पर, मगर मैं स्रोत उसके जो है हासिल नहीं कर पाया कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जा रही है वो S-400 ही है या कोई दूसरा परंपरागत, असल में उन्होंने शब्द यूज किया है उसमें। तो यहाँ अभी थोड़ा सा संशय है, मगर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक तरफ हमने महीने भर के दौरान जो है हमको डिलीवरी चाहिए, कुछ डिलीवर्ड हो गए हैं, कुछ तैनात जो है आपको पता है अंबाला में होने हैं, कुछ गाजियाबाद में तैनाती हो गई है या हो रही है और आगे होगी। तो ये चूंकि ये जो तैयारी है, हम पावर साहब से इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। पहले मैं अपडेट कर दूं एक एक करके कि मसले कितने हैं और किन पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन बाकायदा चेतावनी देते हुए कहता है कि जो आज एक डेवलपमेंट ये भी है कि अमेरिका ने जो 620 मिलियन डॉलर का जो बड़ा एक सौदा था हथियारों का ताइवान की तरफ से, जिसमें उसके लिए पैट्रियोट था और नए मिसाइल सिस्टम्स थे, और बड़ा 620 मिलियन डॉलर्स का एक सौदा था, जिसे अमेरिका ने मंजूरी दे दी है, जिस पर चीन को सख्त ऐतराज था। यानी पैट्रियोट और दूसरे जो हथियार, लेटेस्ट हथियार जो है ताइवान को दिए जा रहे हैं, इस पर ऐतराज जाहिर किया है चाइना ने। यहाँ चाइना की तरफ से जो उसके एक्सपर्ट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मात्र 11 बिलियन डॉलर का जो है वो पूरी इकोनॉमी है ताइवान की। और ताइवान ये इतनी बड़ी मतलब जो डील है, अगर वो डील करेंगे तो इतनी बड़ी कि वो खर्चे काटेंगे और वहां दिक्कतें होंगी, मगर हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से इसमें सहयोग किया जा रहा हो और ताइवान को
यकीनी तौर पर उसके जो इसकी अमेरिका की चीन की तरफ से जो वार होने वाले हैं उनके लिए उसका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट भी और उसके अलावा एडवांस तकनीक भी अगर तुरंत दी जा रही है ताइवान को, तो मतलब ये हम नहीं देख सकते कि हम अब जो है सोल्यूशन की तरफ, अमन की तरफ कहीं जा रहे हैं। मैं ऐसी गलती तो नहीं करूंगा। यहाँ एक तरफ भारत को महीने भर के अंदर अर्जेंट बेसिस पे हथियार की आपूर्ति हो रही है। ताइवान के लिए आज अप्रूवल हो गई है हथियारों की। 17 से आपको पता है कि जो है अभी तो चीन रिहर्सल कर रहा है और 17 से जो है अमेरिका इस खित्ते में रिहर्सल करेगा और आने वाले दिनों में ही जो है मालाबार यानी जो केरला के इलाके हैं उन इलाकों में भारत भी जो है मालाबार अपना जो अमूमन हमारा रेगुलर होता है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत जो है वो मिलकर इसमें रिहर्सल करेंगे। अमेरिका भी हो सकता है शामिल हो। मगर यहाँ ये जो तमाम खित्ते में मशकें चल रही हैं, फौजी मशकें चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हो रहा है। लद्दाख में अभी ये है कि आंख में आंख मिलाकर थोड़ा सा जो खड़े थे सामने वो थोड़ा पीछे हटे हैं जरूर, मगर जो पोजीशन है मैंने एक एक करके हम पावा साहब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कम से कम भारतीय मीडिया से ये सब खबरें नदारद हैं और दुनिया जो है वो टेंशन की तरफ बढ़ रही है या फिर जो है वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, इस पर हम सिलसिलेवार छोटे छोटे लफ्जों में खत्म करते हैं। सबसे पहले जो मैं पूछूंगा बाबा साहब के भारत को जो 1 महीने के अंदर आपूर्ति हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इसको आप उससे पहले तो इस नजरिए से देखें, कम से कम हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जितना खेल फैला हुआ है, या जिसको हमारे देसी लोकल भाषा में कहते हैं कि रायता फैला हुआ है, ऐसा हुआ क्यों? हमारा अगर लद्दाख में ही उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, तो हमारे मीडिया के हिसाब से और हमारी सरकार के हिसाब से तो दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं, समझौता हो गया है, शांति हो गई है, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा आपने बताया कि हमें 1 महीने के अंदर सारे हथियार चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न तो चाइना का टारगेट पूरा हुआ है, हो सकता है हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक ऐसी कोई रिपोर्ट दी हो कि चाइना और एग्रेशन करने वाला है या कुछ और गलत कदम उठाने वाला है, या फिर हम वो सब कुछ नहीं अभी लक्ष्य अपना हासिल कर पाए जिस लक्ष्य को लेकर हमने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, क्योंकि हमारी सेनाएं भी। जी जी जी, देखिए हम जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं उस लक्ष्य पर हम जरूर अलग से प्रोग्राम करेंगे। सही सीधी बात है, हमारा लक्ष्य था गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और अक्साई चीन, जो हमने बाकायदा ऐलान किया था वो हमें हासिल करना था। तो यहाँ से पीछे हटने का मतलब तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो सेनाएं अपने मकसद को छोड़ देंगी, क्योंकि सेनाएं के अलावा भी हमारे गृह मंत्री और सरकार का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी सीधा मौकिफ है। तो वो उसको तो फिर टेक्निकली हार माना जाएगा ना, पीछे हटना माना जाएगा। जहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान की वापस लेने वाली बात है या पीओके का वापस लेने वाले बात है, तो पीओके में तो फिर हमारी चाइना से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, वो तो सीधा सीधा पाकिस्तान के कब्जे में है। और अगर वो ही हमारा था, हम ये भी मान लेते हैं कि चाइना और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी से जुड़े हुए हैं, उस वजह से वो दोनों इकट्ठे थे, तो फिर हम अमेरिका के साथ पानी में क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में क्या कर रहे हैं? अगर अमेरिका हमारे को, वो आते हैं, वो आता मैं आता हूँ आपके यही सवाल पे, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा कंक्रीट, ये हमने लद्दाख की बात खत्म की है, अपने हथियार की आपूर्ति की बात खत्म की है। दूसरी अगली तरफ जाते हैं, पावर साहब चाहते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक ओपन जो है वो फ्रीडम कॉरिडोर है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, बाकायदा जो है इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत शामिल हैं अमेरिका के साथ में। और ये ओपन ट्रीटी जो है, ये जो ओपन हमारी फ्रीडम कॉरिडोर है, इसको लेकर जो हमने ट्रीटी की है उसमें इंडो पैसिफिक कमान भी बनाई है, और जहां इसको हमें आजाद रखना, जिसमें धीरे धीरे, ये तो आप मान के चलें कि इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत के साथ मिलकर, मगर अमेरिका के साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, आपका फिलिपाइन, जापान,
ये पूरा इस खित्ते का जो इलाका है वो अमेरिका को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसके 90% जो पानी है और समंदर है उस पर अपना हक जो है वो वाजे कर दिया है चाइना ने। और इसको कोई मानेगा नहीं, तो इसका मतलब उसी उसी खित्ते में जो है हम भी शामिल हैं कि इसको नब्बे नहीं। परसेंट पर कब्जा हाँ होने अब नहीं मैं, देंगे। हाँ मैं उसको बताता हूँ जी। जिस जी। समुंदर को चाइना ने 90% अपना अपनी अथॉरिटी माना है या अपनी प्रॉपर्टी माना है, वहां से हमारा कोई बहुत ज्यादा बिजनेस का लेन देन नहीं है। जो हबूती का मगर बंदरगाह है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं। नहीं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों हैं? अगर इसी सवाल का जवाब मिल जाएगा तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि हम कितनी समझदारी का काम कर रहे हैं या हमारी सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया है। अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो हम्म। नीचे के जो देश हैं, जैसे आप हम्म। वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपीन है, मनीला है, और उसमें आपको मैं और एक लेटेस्ट खबर दे दूं कि फिलीपींस ने अमेरिका का साथ छोड़ के चाइना का खेमा एक्सेप्ट कर लिया है। उनके जो राष्ट्रपति देखिए हैं, वहां, देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि सिर्फ फिलीपाइंस के कह देने से कि उसने चाइना का खेमा इस्तेमाल कर लिया है तो ये इसलिए वाजे नहीं हो जाता, चूंकि फिलीपाइंस में अमेरिकी सेना है, वहां पर बेड़ा हमेशा खड़ा रहता है और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिका की है। फिलीपाइन चाहेगा भी तो अमेरिका इसको नहीं छोड़ेगा। अच्छा दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका का साथ देगा चाइना के विरुद्ध, लेकिन आप एक चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम्म। जैसे हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे हम्म। में अमेरिका को छोड़कर और हम्म। किसी देश ने हमारे पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है, और अमेरिका ने भी चीन की निंदा नहीं की है। हाथी जबकि के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव, यही खत्म कर देते हैं। ये जो है आगे बढ़ते नहीं, हैं। आज अमेरिका ये ने तो कह दिया आप तो सबने कह दिया। ये तो आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ना। इसका मतलब उसके ये है सिवा कि वो जो छोटे छोटे नहीं, देश हैं, हालांकि छोटा उसके नहीं सिवा कहना चारा चाहिए तो नहीं है उनको, ना। हम्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं तो वो भी सोच रहे होंगे ना कि हम आगे कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उल्टा फंस रहे हैं किसी गलती में? क्योंकि अभी अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने भारत को पुश किया है कि वो लद्दाख का टेंशन छोड़े। लद्दाख को तो कभी भी सॉल्व किया जा सकता है, उससे पहले वो साउथ चाइना सी में जाके उन हितों को देखे जो समुद्र में, जहां पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। यानी इनडायरेक्टली वो क्वाड्स नेशंस का एक्टिवेशन ज्यादा चाहता है। जबकि जब हमारा तो लद्दाख से हुआ था तब जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया था कि ये आपका बायलैटरल मामला है, भारत और चीन का आपसी विवाद है, इसमें हम सबको क्वाड्स कंट्रीज को नहीं आना चाहिए। हाँ, तो तो ये लद्दाख दोनों बड़ी इसमें क्वाड कंट्रोवर्शियल हो कंट्री, जाती देखिए ये देखिए, समझिए चीजों को। एक पूरी ओपन राहदारी और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होकर समझौता हुआ है साउथ चाइना सी या चाइना के खिलाफ समंदर की लड़ाई, और लद्दाख की लड़ाई या फिर दो जो पाकिस्तान के साथ सरहदों की लड़ाई है या नेपाल के साथ लड़ाई है, क्वाड कोर का इसमें कोई ट्रीटी में नाम ही नहीं है। तो मेरी नॉलेज में जो है वो नाम ही नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है। अलबत्ता ये लेकिन एक जरूर मोरल अमेरिका की सपोर्ट तरफ तो से, देनी देखिए चाहिए ना सर। देखिए मोरल दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका, आप भूल रहे हैं, पोम्पियो ने बाकायदा कहा है कि हम हर तरह से भारत के साथ हैं, हर मैंने कहा कि मोर्चे पर सिर्फ साथ हैं। अमेरिका के अलावा किसी ने नहीं कहा। तो इसका हाँ, मतलब हमारे ये सही है। 198 देशों में से हमारे साथ सिर्फ अमेरिका ही खड़ा है क्या? नहीं तो या जो चीन के साथ अमेरिका भी के साथ पाकिस्तान बाकी को, सुनिए देश ना, हैं? देखिए चीन के साथ भी अगर पाकिस्तान के अलावा तो किसी ने नहीं कहा ना। चीन के साथ भी खड़े हैं, पाकिस्तान के अलावा किसी ने नहीं कहा। भारत के साथ अमेरिका ने कहा और चीन के साथ पाकिस्तान ने कहा। तो वो इस विवाद से हम थोड़ा आगे निकलते हैं, क्योंकि ये कहा है तो मुद्दा हम दर्शकों को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या, अगर कुछ मीडिया या हिंदी मीडिया या फिर या कुछ स्ट्रैटेजिक चलने वाले मीडिया जो बाकायदा किसी मकसद के तहत चलाए जाते हैं, उनके कह देने से जो आपके दिमागों में शांति हो जाती है, शांत दिखाई देते हैं, वो शांत दिखाई देते हैं तो आप शांत दिखाई देते हैं। वो एंकर चिल्लाते हैं तो आपको लगता है आसमान फटने वाला है। वो एंकर जो है वो जो है लोकल इशू उठा लेते हैं तो आपको लगता है इंटरनेशनल इशू खत्म हो गए, अब तो बस नेशनल ही बचा है, जो कुछ बचा है। तो वो, खैर वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। हमारे पास जो तजिया है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन विवेचना है, उसके आधार पर हम जो बता सकते हैं हम कोशिश करते हैं आपको
आपको बताने की, वो आपकी समझ है कि उसे आप कैसे समझे। तो पावा साहब बात ये है कि हम ये समझाने की बात करते हैं कि ये क्या हुआ, इतना पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है। अब साउथ चाइना सी में मैंने कहा कि बाकायदा अर्जेंट बेसिस पर आज जो है अमेरिका ने ताइवान को, जिन पर सख्त ऐतराज था चाइना का, उन हथियारों की आपूर्ति की मंजूरी दे दी और तुरंत वो आपूर्ति की जा रही है। इसका मतलब साफ है, जिस पर चाइना का रिएक्शन ये आया है कि मात्र कुछ घंटों के अंदर मैं ताइवान के तमाम हिस्से पर कब्जा कर लूंगा और ये तमाम जो झुंझुने हैं इनकी कोई औकात नहीं है जो तुम दे रहे हो। तो ये धमकी जो है काउंटर है, इसको समझ लीजिए कि हो सकता है कि लद्दाख की तरफ से अमेरिका चाइना जो है, उनकी जो इंटेलिजेंस है उनको अच्छी इंफॉर्मेशन हो, वो इसको थोड़े सोल्यूशन या लिंगर ऑन करके और ताइवान को फोकस करें, क्योंकि तुरंत जो है 17 तारीख से वहां पर रिहर्सल होने वाला है और बहुत हद तक संभावना है कि उस इलाके में जब जैसा कि 90 किलोमीटर जो प्रोहिबिटेड किया है चाइना ने अपनी मर्जी से, अमेरिका के लड़ाकू जहाज ने वहां पर जो है वायलेशन किया है उसके हिसाब से, तो उसने कहा है मैं इसका रिप्लाई भी कर सकता हूं और करूंगा। तो ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर उकसावा अमेरिका की तरफ से ताइवान को आपूर्ति देना, या फिर इरादा पक्का जो है अमेरिका का कि ताइवान के बहाने चाइना को घेर कर युद्ध में घसीट लेना, या फिर यहाँ पर एक मुद्दा आखिरी तौर पर आता है कि जैसे अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने बाकायदा विपक्ष वहां इल्जाम लगा रहा है कि चाइना से मदद मांगी है कि मुझे चुनाव जितवाया जाए, और एक छोटे युद्ध के लिए बजाय जो है वो इस इलाके में या उस इलाके में चाइना खुद चाहता हो कि ट्रंप वापस आए और ये सहमति भी बनी हो जो कही गई है। तो ऐसी सहमति में या तो युद्ध को लंबा खींचने की कोई लंबी प्लानिंग हो सकती है, या फिर जो है छोटा सा, चूंकि बहुत कम समय रह गया है अमेरिकी चुनाव का, अगर युद्ध या तो ऐसे समय पे शुरू किया जा सकता है जब चुनाव बिल्कुल सर पे हो और तारीखें आ गई हो, या फिर बिल्कुल ऐसे किया जाएगा कि इसको लंबा कैसे खींचा जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या आप समझते हैं पूरे गेम में? हमारे गांव देहात में पहलवानी हुआ करती थी, अखाड़े लगते थे, और उन अखाड़ों में आपको ध्यान होगा कि कम से कम 1 घंटा पहले से ढोल बजाना शुरू कर देते थे, और 15 से 20 मिनट आधे घंटे तक पहलवान एक दूसरे की थपकियां लगाते रहते थे, और कुल मिला के कुश्ती जो होती थी वो 5 मिनट में खत्म हो जाती थी। तो कुश्ती से कम और कुश्ती होने से पहले का जो नाटक और ड्रामा होता है वो ज्यादा दर्शक खींचता था, और उन्हीं की वजह से पैसे भी कमाए जाते थे या पैसे भी आते थे। तो ऐसा संभव है जो आपने बताया ट्रंप का, तो ऐसी संभावना है, क्योंकि ज्यादातर विश्व में शांति चाहने वाले लोग यही चाहते हैं कि ट्रंप ही दोबारा जीत कर आना चाहिए, वजह कुछ भी हो। बहुत सी नहीं, वजह तो साफ है साहब, बिल्कुल कि ट्रंप पर जो है एग्रेशन के इल्जाम जरूर लगाए जाते हैं। अलबत्ता ट्रंप के दौराए इक़्तिदार में दुनिया भर के मतलब सॉल्यूशंस निकल रहे हैं और युद्ध जो है वो शांत हो रहे हैं, भड़क नहीं रहे हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि कहना कुछ और करना कुछ। हाँ, तो उसके लिए ये पॉसिबल है, और ऐसा सत्ताएं अक्सर करती रहती हैं कि 2-4, 500, 1000, 2000 अगर मर भी गए या कुछ गोला बारूद छूट भी गया, तो वो बलिदान के नाम पर, शहीदों के नाम पर और युद्ध के नाम पर अपनी जनता को कह सकता है कि एक बार मुझे फिर जिताया जाए। लेकिन अगर युद्ध होता है तो लंबा चलेगा, नवंबर तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, भारत की बात है, तो अगर भारत में युद्ध होता है तो वो फिर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। जब बर्फ पड़ जाएगी तो दोनों तरफ की सेनाएं ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती हैं। तो नहीं, तो मुझे तो यही लगता है कि अगर होगा तो बहुत जल्दी होगा ग्राउंड पर। अब जुलाई में तो ठीक नहीं, अगस्त में सोचा जा सकता है। जुलाई में ज्यादा ठीक नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बात क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बताएंगे आपके क्या जो
ये अगर बड़े गेम है जैसे डीप स्टेट या फिर दो बड़े नेता अगर कोई आपस में फैसला कर लेते हैं, तो इसमें दो लोग होते हैं कि जो अ, जो आपकी ने तो कहा है, मैं वैसे मतलब अपनी हिंदी भाषा की वजह से बोल रहा हूँ, दुर्भावना बिल्कुल नहीं है। वो चिंदी विंदी से देश होते हैं जो उछलते बहुत हैं, जैसे मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, फलेशिया, तो ये वो जो है वो उनसे भी कोई सेटिंग होती है ऐसी कि वो वैसे ही पिट जाते हैं बस? नहीं, ऐसा है जी, वो तो असली प्यादे तो वही होते हैं ना शतरंज में। तो प्यादा ही आगे बढ़ता है, और अगर प्यादा आगे बढ़ता जाए तो वो वजीर भी बन जाता है, हाथी भी बन जाता है, और कहीं अच्छा, तक भी पहुंच सकता है। पिट भी जाता है। प्यादे जरूर होते हैं, लेकिन उन्हीं हाँ। प्यादों की सीढ़ी के उन्हीं डंडों पर पैर रखकर ये बड़े बड़े हाँ। देश आगे चलते हैं, और इन्हीं हम्म। बड़े देशों के कंधे पर डीप स्टेट सवारी करके पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को कब जाता है। और अच्छा, वही जल्दी से। उसी की स्ट्रेटेजी, उसी के खेल बने होते हैं। इस चीज को तो हमारे दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमें फ्रांस से, इजराइल से, अमेरिका से, रूस से हमारी डिमांड के हिसाब से अर्ली टाइम हमको हथियार जो है वो आपूर्ति की जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर शांति करनी है तो उसके लिए जो है वो पीछे हटके नहीं की जा सकती है। तो शांति के लिए ताकत का होना जरूरी है, आंख दिखाई जाएगी तो ही शांति हो सकती है। तो चाइना की तरफ से भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये है कि शांति की तरफ बढ़ेंगे, मतलब शांति हो गई है या समझौता हो गया है, ऐसा कोई मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा और ऐसा कोई बयान भी नहीं पढ़ा है। कोशिशों के बारे में जरूर वो डिप्लोमेटिक बयान है, वो क्लियरली कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, अब लेकिन ये एक बड़ी खबर, एक बता दूं, आप बोलिएगा, अपनी बात कह लीजिएगा। बड़ी खबर ये है कि लारोव ने, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, एक चाइना को और दूसरे कई चीजों को मुखातिब करते हुए कहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब, और लावारोव जब बोलता है तो वो बहुत सटीक बोलता है। लावारोव जब बोलता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ बोलता है। विश्व के बेहद जिम्मेदार लीडरशिप में से इकलौता एक मिस्टर लावारोव है। इससे आप ध्यान रखिएगा पावा साहब। तो अगर पावा लावारोव की तरफ से ये शक जाहिर किया गया है कि परमाणु युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, युद्ध, बर्रे सगीर, और ये तमाम जो रेड, जो हमको ग्रीन होते हुए सिग्नल हैं, मुझे ये अब रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता माफ कीजिएगा कि फिर से मैं वो कहूंगा कि हम लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन में बहुत सारे तथ्य होते हैं। उनको हवा में लेना न लेना, ये आपकी किस्मत है। बाबा साहब क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये बता रहा था, जैसे आप बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे हथियारों के लिए, जी। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और साथ में जी, सलाह देता हूं कि कम से कम नींबू मिर्ची जरूर रखें। बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि बगीचा लगा लेंगे। आप तंज हमारे, के अलावा बात नहीं आते हैं हम पे, आप तंज मत किया कीजिएगा। तो नहीं, नाजरीन, खैर हमारे इस यहाँ, प्रोग्राम को हम, माफ कीजिएगा, जो लावारोव की पेशन गोई ये मैं आता मैंने हूं, की है, लावारोव पर भी आता हूं। आइए। जो हथियारों की बात आप कर रहे थे, उन जी। हथियारों को, और जो हथियार रूस या चीन ने आगे डेवलप किए हैं, उन दोनों को कंपैरेटिव करके देखें, आवश्यकताएं देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। जहां तक आपकी लावारोव की बात करते हैं परमाणु युद्ध की, तो फिलहाल मुझे दूर तक ऐसा कोई नहीं लगता कि परमाणु युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी, या वहां तक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी, आपको ये मत, सुनिएगा, आप ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान ने अपने इस मौकिफ को कभी इनकार नहीं किया है कि मैं पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक बात। दूसरी बात, जब आप ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ एग्रेशन की बात करेंगे तो ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी है, और वो किसी भी वक्त अगर बिगड़ते हालात होंगे तो वो परमाणु, नॉर्थ कोरिया पर भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉर्थ कोरिया भी कर सकता है। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आप, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है। मैं जरूर ये कहूंगा कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु इस धरती को बचाए, और ऐसे सिर्फ अपने नाम, अपने बड़प्पन के लिए पूरी मानवता को बड़े खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों से जल्दी
ईश्वर जो है वो छुटकारा दिलाए, जो जो भी दुनिया में इस तरह के लीडरशिप है, और शांति बनाए और सब लोग खुशी हंसी से जिए, यही दुआएं के हैं। और पावा साहब की बात खत्म नहीं होगी, मगर लावारोव साहब के बात पर पूरी बात बताऊंगा कि कहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, लावारोव ने ऐसा क्यों बोला, उसके फैक्ट क्या है, उसकी कहाँ संभावना बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हम खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पावा साहब फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नाज़रीन आप भी दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुल्क जिंदा रहे तो कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।